प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रैगर, आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में अधिनायक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिनायक तंत्र में भी राजतंत्र की भांति ही संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में प्रमुख अंतर शासक द्वारा पद ग्रहण करने की विधि में निहित है। राजतंत्र में शासक साधारणतः वंशानुक्रम के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है और अधिनायक तंत्र में निर्वाचन सैनिक योग्यता अथवा विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के आधार पर व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है। अब हम इसकी अगर परिभाषाओं की ओर ध्यान दें तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं बताई हैं, जिसमें न्यूमैन के अनुसार अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उनका असीमित रूप से प्रयोग वो करते हैं। उसी के अनुसार फोर्ड के शब्दों में राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधिनेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। इनकी तुलना में अगर हम बात करें, सोल्टाउ की जो परिभाषा है वो और अधिक स्पष्ट रूप से बताई गई है। उसमें बताया गया कि यदि एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतः वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता है अपितु शक्ति या सहमति सामान्यतः दोनों के संयोग से प्राप्त होता है, उसके पास पूर्ण प्रभुत्वता होनी चाहिए जिसका प्रयोग वह कानून की अपेक्षा मनमाने आदेश जारी करके करें। अधिनायक तंत्र प्राचीन और नवीन अवधारणाएं क्या हैं, इसके संबंध में हमारे दो रूप सामने आते हैं। पहला प्राचीन अधिनायक तंत्र, उसको कह सकते हैं जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का अधिनायक तंत्र इसी प्रकार का था। आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप अधिनायक के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदल गया और अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। समय के अनुसार इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार से अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी भी एक दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पद ग्रहण करते हैं और साथ में पदारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से देश का शासन चलाते हैं। इसी प्रकार से अधिनायक का प्रमुख रूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसका उदय हुआ और उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो 1922 में फ्रांसी दल की सहायता से मुसोलिनी और सन 1923 में प्रेमो दी रिवेरा स्पेन में और इसी के साथ साथ 1933 में हिटलर नाजी दल की सहायता से जर्मनी का अधिनायक बन गए थे या बन बैठे थे। प्रथम युद्ध के बाद में स्थापित अधिनायकवाद के रूप को अपनी आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी भी कहा जा सकता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए या उनके विचारों को मानते हुए सन 1917 में सोवियत रूस और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप में चीन एक ऐसे विभिन्न प्रकार के अधिनायक तत्व की स्थापना हुई जिसे वामपंथी अधिनायक तंत्र या सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व का नाम से इनको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष। प्रथम युद्ध को स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा जाता है, इसलिए युद्ध समाप्ति होने की बाद ये आशा लगाई गई थी कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, लेकिन वर्साई की संधि से ही लोकतंत्र के विनाश के बीज निहित थे।
युद्धोपरांत परिस्थितियों में इन्हें पल्लवित होने का पर्याप्त अवसर मिला, जिसके कारण सन 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया और रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस में अधिनायक तंत्र की स्थापना हो गई। अधिनायकवाद के इस उत्कर्ष के लिए युद्धोपरांत जो परिस्थितियाँ थी या उन परिस्थितियों को हम उत्तरदायी कह सकते हैं। वो परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी। संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास, ये भी एक परिस्थिति थी। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण विनाश की पीड़ा मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास हो गया। युद्ध के लौटते हुए सैनिक उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में पूर्ण असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्हें अपने स्वजनों को खो दिया और अब युद्ध का हर्जाना मांग रहे थे। दूसरा है वर्साई संधि, ये भी प्रजातंत्र के खिलाफ थी। अधिनायक तंत्र का उदय हुआ, ये परिस्थितियाँ थी। इस संधि में भी विजेता पक्ष के विजेत्र पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्तें लागू की गई थी और ये संधि न्याय भावनाओं पर आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर ने संधि के विरोध में लोकमत का नेतृत्व किया और अधिनायक बन बैठे। तीसरी जो परिस्थिति थी, कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों की रचना कर इसमें प्रजातंत्र स्थापित किया गया था। लेकिन क्या हुआ, इन देशों के लिए प्रजातंत्र बिल्कुल नया था। उनको ये अनुभव नहीं था कि किस प्रकार से प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए और इसकी क्या परंपराएं हैं। प्रजातंत्र की जो परंपराओं के अभाव कारण शीघ्र ही वो चल नहीं सका और अधिनायक तंत्र की स्थापना हो गई। चौथी जो परिस्थिति थी वो है कि आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया गया था और व्यवहार में इस नीति के लक्ष्य एक अधिनायकवादी शासन के से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा माना गया। ऐसी परिस्थितियाँ थी। अगली परिस्थिति आर्थिक संकट। सन 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संगठन इस समय संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों ने अपनाई गई जो आर्थिक नीति के कारण सभी देशों में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने से देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण रूप से उपभोग आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ही किया जा सकता था। अगला है राष्ट्रसंघ की असफलता। इसकी स्थापना थोड़े समय के बाद में राष्ट्रसंघ अपना सम्मान खो चुका था। निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते जा रहे थे। बड़े देशों द्वारा किए जाने वाले निशस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न हो रही थी। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने सैनिक तानाशाही मार्ग को अपनाना, शक्तिशाली बनाना आवश्यक समझा। लास्ट है प्रजातंत्र के कठिन आदर्श। प्रजातंत्र के आदर्श कार्य रूप में बहुत अधिक कठिन थे और इसकी तुलना में अधिनायक तंत्र एक सरल शासन व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत जनता को एकमात्र कार्य आज्ञा पालन ही था। यही कारण था कहीं कि युद्ध उपरांत परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवाद एक वास्तविक शासन बन गया। आधुनिक अधिनायक तंत्र के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? न्यूमैन ने अधिनायकवादी राज्य के 5 लक्षण बताए, जिसमें बताया कि वह एक पुलिस राज्य होता है, उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, उसमें एक सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है, इसके साथ ही उसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है और लास्ट है वह नागरिकों के भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। तो इसी प्रकार से अन्य विद्वानों के द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर अधिनायक तंत्र के इस प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, जिसमें बताया गया कि इसमें सर्वाधिकारवाद होता है। आधुनिक अधिनायक तंत्र का ये सर्वप्रमुख लक्षण है कि यह अधिकेंद्रित या सर्वाधिकारवादी राज्य होता है। इस प्रकार के राज्य में समाज, राज्य और सरकारों के भेद समाप्त कर शासक वर्ग शक्तिशाली सत्ता स्थापित कर लेता है। इसके साथ ही जो दूसरा लक्षण है प्रजातंत्र का विरोध। इस अधिनायक तंत्रों की स्थापना में प्रजातंत्र के प्रति विरोधी भावनाओं के कारण हुई है और वह स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते हैं। इन अधिनायकों और उनके समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र एक सड़ा हुआ शव है और संसद केवल बकवास की दुकान है। सरारा वर्ग अधिनायक तंत्र की भी लोकतंत्र को घृणा करने की दृष्टि से देखा जाता है। अगला लक्षण है एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। वर्तमान समय में वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही प्रकार के अधिनायक तंत्र एक दलीय राज्य में विश्वास करते हैं तथा स्वयं से संबंधित राजनीतिक दलों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार
नहीं करते हैं। अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है और राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में वो श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति या एक दल शासक होता है और इसीलिए वह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है। साम्यवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुजुर्ग वर्गों की धारणा है और फांसीवाद और नाजीवाद इसे अतीत की व्यवस्था मानते हैं। वे इसके साथ ही इटली के नवयुग मंडल मुसोलिनी का आदेश था कि विश्वास, आज्ञापालन और युद्ध, हिटलर कर्तव्य, अनुशासन और त्याग को जीवन का मूल मंत्र माना था। इसके साथ ही जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। आधुनिक अधिनायक तंत्र की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि उनका ये विचार नियंत्रण रखता है कि प्रचार तंत्र की प्रभावशीलता में विश्वास करता है और इस दृष्टि से जनमत में निर्माण के साधन जैसे साहित्य है, समाचार पत्र है, रेडियो, टीवी है, चलचित्र है आदि पर कठोर नियंत्रण रखा गया है। अगला है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। अधिनायक तंत्र में उग्र राष्ट्रवाद की भावना होती है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति शक्ति भावना को भड़काने, उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं और इसी अपनी जाति, संस्कृति और देश व्यवस्था का योगदान किया जाता है और दूसरे देशों में तुच्छ व हीन सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। युद्ध और औपचारिकता का विश्वास। युद्ध और औपनिवेशिक विश्वास का विस्तार। इसमें राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से युद्ध का मार्ग प्रशस्त होता है। हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार किया है। हिटलर कहा करता था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही महत्व होता है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का होता है। इन तानाशाही ने अपने देशों की आर्थिक उन्नति और अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उपनिवेश विस्तार की नीति को अपनाया और मुसोलिनी ने कहा कि साम्राज्यवाद जीवन की चिरस्थायी और असुरक्षित अक्षुण्ण नियम है। इटली का विस्तार होगा और ये अंत था। इसके साथ ही इसके अधिनायक तंत्र के गुण भी बताए गए हैं। अधिनायक तंत्र को अगर गुणों की बात करें तो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला गुण है शासन में एकता और कुशलता। अधिनायक तंत्र में शासन शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून निर्माण, प्रशासन और न्यायिक निर्माण सभी कार्य इस एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। एक ही व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था होने के कारण इसमें शासन, संगठन, कार्यकुशलता एवं सरलता आ जाती है। अधिनायक का शासन सक्षम, शीघ्र एवं मितव्ययी होता है। इसके साथ साथ दूसरी जो विशेषता है उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं है। प्रजातंत्र में उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है और वो कहावत ठीक है कि बहुतों का उत्तरदायित्व किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं होता है। लेकिन अधिनायकत्व में एक ही व्यक्ति राष्ट्र हितों का संरक्षक होता है और वह अधिनायक अपने राजनीतिक कर्तव्यों को धार्मिक क्रियाओं के समान ही वो उत्साहपूर्वक करता है। अगली विशेषता है संकट काल के लिए सर्वाधिकार उपयुक्त है। राष्ट्रीय संकट के समय शीघ्रतापूर्वक एवं अपूर्ण साहसिकता के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है और प्रजातंत्र या एक मुख्य कुलीन तंत्र एक प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। संकट काल के अंतर्गत एक अधिनायक ही आंतरिक प्रशासन और वैदिक संबंधों के कार्य की भली भांति कार्य करते हैं। इसके साथ ही मितव्ययी है। अधिनायक तंत्र में प्रशासन अपव्यय बहुत कम होता है क्योंकि न तो शासन व्यवस्था के संबंध में लंबा चौड़ा प्रबंध करना पड़ता है और न ही चुनाव आदि के प्रबंध में धन का अपव्यय होता है। इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं का जागरण। अधिनायकवादी व्यवस्था राष्ट्रीय भावना जागृत करने की दिशा में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। जर्मनी और इटली इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। फिर अगर हम इसके दोषों की बात करें तो अधिनायक तंत्र के इन गुणों की तुलना में दोषों को भी हम बता सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। जो बहुत सारे दोष हैं, इनमें यह है, पहला दोष तो यह है विवेक एवं स्वतः प्रेरणा का अंत होता है। अधिनायक तंत्र में लोगों को खाने पीने, दूसरी भौतिक सुविधाएं दे सकते हैं, किंतु मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। भौतिक प्राणी होने के साथ साथ मानव विवेकशील प्राणी है और इसके साथ ही मानव जीवन का एक ढर्रे पर चलते रहें उसे पूर्ण राज्य के अधीन कर देना विवेक है, स्वतः प्रेरणा का अंत कर देती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दूसरे दोष की तो युद्ध का प्रोत्साहन देता है।
अधिनायक तंत्र का अस्तित्व उत्साहपूर्वक सफलताओं पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ ही जनता के मस्तिष्क को सदैव ही अपनी ओर आकर्षित रखने के लिए अधिनायक तंत्र युद्ध आदि कार्यों का आश्रय लेता है। इसके अलावा योग्य उत्तराधिकारियों का आश्वासन नहीं है। अधिनायकवाद के अधीन अच्छे प्रशासन को एक लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक योग्य अधिनायक का सुयोग्य उत्तराधिकारी प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता है और साधारणतः तो ये एक अधिनायक की ही मृत्यु के बाद में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ ही हम बात करते हैं दूसरे दोषों की। शासन शक्ति का दुरुपयोग होता है। अधिनायकवाद के अंतर्गत शासन को बिना किन्हीं प्रबंधों से के शासन में पूर्ति शक्ति प्राप्त होती है और एक साथ तथ्य है कि निरंकुश शक्ति शासक को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। यानी एक तथ्य है कि निरंकुश शक्ति शासक को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। अधिनायक के द्वारा अत्याचार अनाचार का मार्ग अपना लिया जाता है और कभी कभी तो ये अत्याचार सीमातीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से निसंदेह ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, अधिनायकवाद के अंतर्गत एक ही व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति के कारण शासन में कुशलता आ जाती है। लेकिन इस प्रकार से प्रशासनिक कुशलता केवल कुछ समय के लिए होती है। कुछ समय बाद में इसकी स्थिति बदतर हो जाती है। अधिनायकवाद मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत और वर्तमान समय के अनुकूल भी नहीं है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनायकवाद एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं है। इसको श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं कह सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि क्या अधिनायकवाद लोकतंत्र का विकल्प है या अधिनायक और लोकतंत्र में क्या संबंध है। हालांकि वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था विद्यमान है, किंतु इस लोकतंत्रात्मक शासन में कुछ बहुत सारी कमियां भी हैं। लोकतंत्र एक धीमी शासन व्यवस्था है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने और इन निर्णयों के साथ कार्य के रूप में परिणत होने के आवश्यक रूप बहुत सारे अधिक समय लग जाता है। राजनीतिक दलों के द्वारा इसको अनैतिक या शक्तिहीन बना दिया है। इसके साथ ही स्थानीय तथा क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हित पर ही इस प्रकार से हावी हो जाते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। लोकतंत्र में धन का अपव्यय, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता देखी गई है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में इन दोषों को देख करके अनेक व्यक्ति इस बात का प्रतिपादन भी करते हैं। ये बताते हैं कि लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र को अपनाना लेना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताएं, पक्षपात, स्वार्थ और भ्रष्टाचार को एक शक्तिशाली अधिनायक के द्वारा दूर किया जा सकता है। अधिनायक की स्थिति में सुधार कर जनता में सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सकती है, किंतु वास्तव में अधिनायकवाद कभी भी स्थिति में स्थायी रूप से सुधार के लिए समर्थन नहीं करता है। तभी अधिनायकों की ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है कि थोड़े समय के बाद में भ्रष्ट हो जाते हैं। लोकतंत्र के दोषों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता लोकतंत्र में सुधार करने की है। लोकतंत्र में चाहे कितनी भी कमियां क्यों न है, वो अधिनायक तंत्र की तुलना में एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अधिनायकवाद पर लोकतंत्र की श्रेष्ठता के निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट की जा सकती है, जिसमें बताया गया कि लोकतंत्र शासन समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की धारणा पर आधारित है, किंतु अधिनायक तंत्र में समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों में कोई स्थान नहीं होता है। इसके साथ ही लोकतंत्र के अंतर्गत स्वशासन के अधिकाधिक अवसर विद्यमान होते हैं और इस कारण से राजनीतिक चेतना का पूर्ण विकास संभव होता है। लेकिन अधिनायकवाद में स्वशासन के अवसर विद्यमान नहीं होते और इसी कारण से नागरिक चेतना का विकास संभव नहीं हो पाता है। अगली जो बात है वो ये है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके अंतर्गत शासक वर्ग को सीमित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और इसी कारण से लोकतंत्र शासक वर्ग कभी भी मनमानी करने का साहस नहीं करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें तो अधिनायक की शक्तियाँ असीमित होती हैं और उसे जनता के द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। अगला है लोकतंत्र के सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे कि वह अपनी योग्यता का विकास करते हैं। इसके विपरीत अधिनायकवाद में केवल कुछ गिने चुने व्यक्तियों का ही राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है।
अगला है लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा अपनी त्रुटियों को समझ करके दूर किया जा सकता है और इसके अनुसार आलोचकों के द्वारा सरकार अपने दोषों और जनमत को पता लगाया जा सकता है। जनमत के भय से सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहती है। उसी प्रकार से लोकतंत्र स्वयं सुधारक व्यवस्था है, किंतु अधिनायक में आलोचकों और विरोधियों का दमन कर दिया जाता है और इसी प्रकार से उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। लोकतंत्र उदार राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, उसके साथ साथ वह अन्य देशों में विकास के लिए ध्यान देता है। अंतर्राष्ट्रवाद विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करता है, किंतु अधिनायकवाद उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देता है और युद्ध तथा साम्राज्यवाद का कारण बनता है। अगला है लोकतंत्र परिवर्तनशील होता है, काल परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन आते रहते हैं और इसी कारण से लोकतंत्र बदलती हुई परिस्थितियों में बहुत अच्छे प्रकार के सामना करता है, किंतु अधिनायक तंत्र में ये बात लागू नहीं होती है। धन्यवाद।